आ जाओ भाई। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे भाई, जब ये रोटर के कंडक्टर को स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये दोनों कंडक्टर पे आपका फोर्स लगता है, और ये फोर्स लगने से देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ द टॉर्क। इस टॉर्क को मैंने क्या बोला था भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। इसके पीछे का मैंने कारण क्या बताया था? जब स्टेटर और रोटर दोनों मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं तो बोथ स्टार्ट टू बिहेव एज मैग्नेट। जब ये दोनों के दोनों मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं तो इनके बीच में जो टॉर्क पैदा होता है दैट इज सेड टू बी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। अब आप ये देखिए, ये होता है स्टेटर का एमएमएफ। जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसको हमने स्टेटर एमएमएफ करके ऐसे दिखाया राइट में। और ये होता है आपका रोटर एमएमएफ। क्या होता है ये होता है आपका रोटर एमएमएफ। दोनों के बीच में एंगल होता है जिसको हम कहते हैं लैम्डा। कितना एंगल होता है दोनों के बीच में बेटा? लैम्डा। ये रेडियस आर है, ये अंदर वाले रोटर के सिलेंडर का रेडियस आर हमने दिखा के रखा है। और ये जो दोनों के बीच में गैप है स्टेटर रोटर के बीच में, दैट इज जी, दैट इज द एयर गैप। अब यहां पे क्या हो रहा है कि स्टेटर एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है नॉर्थ से साउथ, तो वो हमने एफएस दिखा रखी है भाई। स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है नॉर्थ से साउथ वो हमने एफएस दिखा रखी है। और यहां पे ऐसे ही देखो रोटर के अंदर भी पोल बने हैं जिससे रोटर की मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है दैट इज ड्यू टू द रोटर पोल। अब आप देखिएगा स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट ऑलवेज गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि स्टेटर के बाहर के रीजन की बात हो रही है। ऐसा मत सोचना स्टेटर के बाहर माने मशीन के बाहर। जब आप स्टेटर से रोटर जाते हो तो आप कहते हो स्टेटर वाले मैग्नेट से आप बाहर जा रहे हो, और मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, हमेशा कहां होती है मेरे बच्चों? नॉर्थ से साउथ की तरफ। बात क्लियर है? ध्यान से सुनिए पहले मेरी बात। स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ से साउथ होती है। और स्टेटर के बाहर जाने का मतलब, या इस स्टेटर वाले मैग्नेट से बाहर जाने का मतलब है रोटर की तरफ जाना। किसकी तरफ जाना? रोटर की तरफ जाना। तो एक्चुअली क्या होता है कि यहां पे देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये आपका इस तरीके से पाथ कंप्लीट करती है। देखो ऐसे कि यहां नॉर्थ से साउथ गई और ऐसे मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ गई। समझ रहे हो? ऐसे मैग्नेट के बाहर जा रही है नॉर्थ से साउथ, और स्टेटर के अंदर अंदर वो अपना लूप पूरा कर रही है साउथ से नॉर्थ। अब बात करें रोटर की मैग्नेटिक फील्ड। रोटर की मैग्नेटिक फील्ड, अगर रोटर भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो मैग्नेट के अंदर जो जाती है ना मैग्नेटिक फील्ड, वो हमेशा साउथ से नॉर्थ जाती है। और मैग्नेट के बाहर देखोगे तो नॉर्थ से लीविंग नजर आएगी। समझ में आ रहा है पॉइंट? मैग्नेट के बाहर अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से बाहर निकलती नजर आएगी, और मैग्नेट के अंदर देखोगे तो इट विल गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यहां भी तो देखो मैग्नेट के अंदर यानी स्टेटर के अंदर साउथ से नॉर्थ, स्टेटर के बाहर नॉर्थ से साउथ। यहां पे भी रोटर के अंदर साउथ से नॉर्थ, रोटर के बाहर नॉर्थ से बाहर आ रही है, साउथ से वापस ये अपना अंदर एंट्री कर जाएगी। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड समझ में आई भाई? जल्दी से बताइए, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड नजर आई। अब क्या होता है देखो, इस स्टेटर का ये जो नॉर्थ पोल है ये रोटर के साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये जो स्टेटर का नॉर्थ पोल है ये रोटर के साउथ को अट्रैक्ट करेगा। स्टेटर का जो साउथ है वो रोटर के नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, जिससे कि यहां टॉर्क पैदा हो रहा है। समझ रहे हो? तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कहते हैं, जहां एक के पोल्स या एक पार्ट के पोल्स दूसरे पार्ट के पोल्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग क्या कह रहे हैं यहां पे भाई? व्हेन स्टेटर पोल्स, व्हेन स्टेटर पोल्स attract, when stator poles attract rotor poles, attract rotor poles, electromagnetic torque is produced, electromagnetic torque is produced।
ये समझ में आया। अब अगर मैं आपको कभी भी स्टेटर और रोटर पे पोल दिखाऊं तो आप लोग वहां पे ना मैग्नेटिक फील्ड बनाने के काबिल होने चाहिए हो कि आपको मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़े आप बना लोगे, आप वहां पे अट्रैक्शन रिपल्शन देख सको आप कर लोगे, और आप फोर्स या टॉर्क का डायरेक्शन भी बता दोगे बेस्ड ऑन अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ठीक है भाई। आइए अब क्या होता है भाई, हाँ अभी देखो यहां पे अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं कि अगर आप यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखें तो ये स्टेटर का एमएमएफ है जो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, करेक्ट। अब इसके नीचे क्या है आपका रोटर का एमएमएफ है। ये आपका रोटर का एमएमएफ है। दोनों के बीच में एंगल है लैम्डा। कितना एंगल है भाई, लैम्डा। अब अगर मैं दोनों को ऐड कर लूं ना, अगर मैं स्टेटर और रोटर मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर लूं कि भैया टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, जैसे ट्रांसफॉर्मर में भी क्या होता है, जो टोटल फ्लक्स होता है बेटा आपका वो किस पे बेस्ड होता है, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का मिला के। सेम वे में मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, सेम वे में मैं कह रहा हूं कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो स्टेटर रोटर की मिला करके होगी। तो ये वाला जो एमएमएफ आता है दैट इज सेड टू बी द रिजल्टेंट एमएमएफ, और ये जो एंगल बनाता है एफएस से उसको बोलते हैं डेल्टा एस, और ये जो रोटर से बनाएगा डेल्टा आर। तो स्टेटर रोटर के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज लैम्डा, स्टेटर रिजल्टेंट के बीच में डेल्टा एस, और रोटर रिजल्टेंट के बीच में डेल्टा आर। ठीक है, दैट इज डेल्टा आर। तो हम यहां पे क्या कहते हैं, डाउट आने लग गए भाई सुबह सुबह। स्टेटर एमएमएफ एफएस, रोटर एमएमएफ एफआर, रिजल्टेंट एमएमएफ एफ कैपिटल आर। ठीक है, एफ कैपिटल आर। अब देखो एफ एस तो हॉरिजॉन्टल है, मैं ये कह सकता हूं कि ये जो कैपिटल एफ आर का वर्टिकल कंपोनेंट है और जो स्मॉल एफ आर का वर्टिकल कंपोनेंट है बराबर होना चाहिए, क्योंकि एफ एस का कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा। फिर से सुनना, मैं कह रहा हूं कैपिटल एफ आर का जो वर्टिकल कंपोनेंट है और जो स्मॉल एफ आर का वर्टिकल कंपोनेंट है बराबर होना चाहिए, क्योंकि एफ एस का कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। तो हम लोग यहां पे क्या कहते हैं कि भाई कैपिटल एफ आर का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, एफ आर साइन डेल्टा एस इज एफ आर साइन लैम्डा, एफ आर साइन लैम्डा। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लोग ये बोलें कि अगर मैं एफ आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूं, एफ आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूं मैं एफ एस और कैपिटल एफ आर का, तो बराबर आना चाहिए एफ आर साइन डेल्टा आर शुड बी इक्वल टू एफ एस साइन लैम्डा। अब ये क्या कंडीशन हुई दूसरी वाली, ये समझाता हूं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले आप ये समझो, ये हॉरिजॉन्टल है। अगर ये रेड वाले फेजर का वर्टिकल कंपोनेंट देखूं और पिंक वाले फेजर का बराबर आना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, देखो जब दो वेक्टर ऐड होते हैं, जब दो वेक्टर या दो फेजर ऐड होते हैं बेटा आपके, तो हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होता है और वर्टिकल में वर्टिकल। अब एफ एस जो है हॉरिजॉन्टल है, तो मैं कहूंगा एफ आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस एफ एस विल गिव मी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रेड फेजर। अब मैं कहूंगा एफ आर का वर्टिकल कंपोनेंट प्लस एफ एस का वर्टिकल, एफ एस का वर्टिकल तो जीरो है, विल गिव मी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ कैपिटल एफ आर। समझे? या तो मैं इस एफ आर को हॉरिजॉन्टल में तोड़ लूं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल ऐड होगा और वर्टिकल में वर्टिकल ऐड होगा। ये ब्लू वाले फेजर का वर्टिकल कुछ है ही नहीं, तो जो पिंक का वर्टिकल होगा वही रेड का वर्टिकल भी बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? जब दो वेक्टर ऐड करते हो तो उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होते हैं और उनके वर्टिकल कंपोनेंट भी ऐड होते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या बता रही है
कि आपने ना पिंक वाले फेजर को बेस माना, जैसे पहले आपने ब्लू को बेस माना है, पिंक वाले को बेस माना, एफएस का कंपोनेंट निकाला पिंक के परपेंडिकुलर और एफआर का कंपोनेंट भी निकाला पिंक के परपेंडिकुलर, ये दोनों बराबर आएंगे क्योंकि पिंक का खुद के परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो जीरो होगा। किसी भी वेक्टर का अपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो होता है। जैसे एफएस का आपने बोला ना वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, क्यों बोला? क्योंकि एफएस का खुद के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ ही नहीं सकता। अब आप ऐसा सोचो कि इस फिगर को रोटेट कर लो, आप पिंक वाले को मानो बेस, पिंक वाले को बेस माना, आपने ब्लू वाले का कंपोनेंट लिया पिंक के परपेंडिकुलर, रेड वाले का कंपोनेंट लिया पिंक के परपेंडिकुलर और आपने बोला दोनों के दोनों इक्वल आएंगे। तो वही हमने ये दो इक्वेशन लिख दी जो कि हमको आगे यूज करेंगी। रोटर के मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कैसे आया? एंगल बेटा लैम्डा हमने मान रखा है, लैम्डा की टर्म्स में हमें टॉर्क निकालना है। एंगल आया क्या? हाउ विल द डायरेक्शन ऑफ क्लोज पाथ ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड लुक लाइक? बेटा चलो मैं ऐसे बना के दिखा देता हूं, नहीं तो गिचड़ पिचड़ हो जाएगी फिगर में। ये ऐसे जाती है रोटर की मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए? इस टाइप से रोटर से स्टेटर में जाएगी, फिर अपना क्लोज लूप पाथ कंप्लीट करेगी। स्टेटर वाली ऐसे आती है, ये स्टेटर की आ गई और ये रोटर की आ गई। ठीक है भाई, क्लियर है दोनों मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज पाथ? चल अब आ जाते हैं एजम्पशंस पे। कुछ एजम्पशन लेनी पड़ती है बेटा व्हेनेवर वी वांट टू डिराइव द वैल्यू ऑफ द टॉर्क। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू निकालने के लिए एजम्पशन लेते हैं। सबसे पहला हम क्या एजम्पशन ले रहे हैं कि स्टेटर एंड रोटर हैव म्यू टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, नो सैचुरेशन और हिस्टेरेसिस, ना ही तो कोई सैचुरेशन आएगा ना ही कोई हिस्टेरेसिस आएगा। ठीक है, तो सैचुरेशन और हिस्टेरेसिस दोनों हमने इग्नोर करके रखा है। ये बात क्लियर हो गया? साइन कैसे लिए? परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए प्रजापति साइन ही लेते हैं। जब भी हमें किसी वेक्टर का कंपोनेंट किसी और के अलोंग चाहिए होता है तो कॉस से आता है, परपेंडिकुलर के लिए साइन लेते हैं। ये तो बेसिक वेक्टर्स होता है ना कि ए वेक्टर का डायरेक्शन बी की डायरेक्शन में होता है ए कॉस थीटा और बी के परपेंडिकुलर होता है ए साइन थीटा। ठीक है, आ जाओ अगला लेते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ बी इज जीरो। तो बी जो हम ये मान के चल रहे हैं बी परपेंडिकुलर रहेगा। बी जो है या मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो परपेंडिकुलर है स्टेटर और रोटर के। ठीक है, बी जो है बी इज नॉर्मल, बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ स्टेटर एंड रोटर। उसका कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है। नॉर्मल माने जैसे देखो रेडियल डायरेक्शन जो होती है ना, रेडियल डायरेक्शन सर्कल के परपेंडिकुलर होती है। रेडियल डायरेक्शन इज ऑलवेज अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू अ सर्कल। और टेंजेंशियल कौन सी होती है? जो इसके टेंजेंट पे होती है। तो टेंजेंट के अलोंग कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल इन द रेडियल डायरेक्शन। अगला एजम्पशन होता है कि एयर गैप इज मच लेस देन रेडियस। एयर गैप बहुत कम है रेडियस आर के मुकाबले। ठीक है, जी इज मच लेस देन आर। फिर नो हार्मोनिक्स, नो हार्मोनिक्स इन एफ एस एंड एफ आर। स्टेटर और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड में किसी प्रकार के कोई हार्मोनिक्स आपके नहीं है। अब रिजल्टेंट एमएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो कैसे निकालोगे? पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हो। एफ एस स्क्वायर प्लस एफ आर स्क्वायर प्लस 2 FS/FR साइन ऑफ लैम्डा। साइन नहीं कॉस आएगा ना, कॉस ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया पैरेललोग्राम लॉ से द रिजल्टेंट वैल्यू। अब हम क्या कहते हैं
कि पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड HP इज FR/G। ठीक है, MMF पर यूनिट लेंथ जो होता है ना, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड देता है। क्योंकि अगर आपको याद हो, जब मैंने मैग्नेटिक सर्किट पढ़ाया था तो H.dl NI आया था एम्पियर्स लॉ से, उसी को MMF बोला गया था। यानी क्या बोला था, एम्पियर्स लॉ में H.dl का जो लाइन इंटीग्रल आता है दैट इज इक्वल टू NI, दैट इज द MMF। यानी H मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज द MMF। तो H इज MMF डिवाइडेड बाय द लेंथ। लेंथ किसका बेटा, एयर गैप का। अब पीक को एनर्जी डेंसिटी इन एयर गैप। एनर्जी डेंसिटी मैंने बताया था ना भाई, कल ही की क्लास में बताया था एनर्जी डेंसिटी। तो आपको मैंने बताया था B²/2 म्यू। दूसरा तरीका ये होता है हाफ म्यू नॉट H²। क्या होता है, हाफ म्यू H²। ये होता है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी जो आती है दैट इज हाफ इंटू म्यू इंटू H²। तो अब हम क्या कहते हैं कि अगर मेरे FS एंड FR आर साइनोसोइडल, तो इनका जो वेक्टर सम आ रहा है वो भी साइनोसोइडल ही होगा। अगर ये दोनों साइनोसोइडल हैं देन देयर वेक्टर सम FR मस्ट ऑल्सो बी साइनोसोइडल। ठीक है, दिस विल ऑल्सो बी साइनोसोइडल। FR की डायरेक्शन हमने मानी है बेटा कि वो FS से लैम्डा एंगल लैग करता है। मतलब इसमें क्या दिक्कत है, हमने डायरेक्शन निकाली थोड़ी, हमने एक सिस्टम डिजाइन किया है, उस सिस्टम के अंदर हम टॉर्क पता करना चाह रहे हैं। अगर मुझे ऐसी सिचुएशन दे दी जाए FS और FR की, तो मैं टॉर्क निकालना चाहता हूं। चलो आओ, अब यहां पे क्या होता है कि FR साइनोसोइडल है। अब मैं क्या कहता हूं कि एवरेज को एनर्जी डेंसिटी, आपके पास पीक है ना, आप पता करना चाह रहे हो एवरेज। ठीक है, एवरेज को एनर्जी डेंसिटी आप क्या लिखेंगे, हाफ म्यू नॉट। अब देखो यार, अगर ये FR साइनोसोइडल है, मान लो साइन ओमेगा टी है, तो इसके स्क्वायर में कितना आ रहा होगा, इसके स्क्वायर में कितना आ रहा होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो अब ना मुझे ये जानना है कि जब एवरेज को एनर्जी डेंसिटी निकालते हो तो FR² का एवरेज कितना होता है। अब आप समझिएगा, अगर कोई फंक्शन है साइन ओमेगा टी, तो उसके स्क्वायर कितना हुआ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज आता है ना दैट इज हाफ। कैसे सर, ऐसे होता है, हाफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। अब इसमें जो 1/2 का फैक्टर है वो कांस्टेंट है, दैट बिकम्स द एवरेज। और cos 2 ओमेगा टी जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, उसका एवरेज हो जाता है 0। तो एवरेज वैल्यू ऑफ FR² कितनी आती है, हाफ आती है। कैसे आई, फिर से सुनना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बना, अगर FR साइनोसोइडल है, साइन ओमेगा टी है, तो उसका स्क्वायर बना साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको लिखा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। यहां जो 1/2 का कांस्टेंट बना वो हो गया एवरेज। cos 2 ओमेगा टी का एवरेज वैसे भी 0 आता है। तो ये क्या हो गया बेटा, FR²/2। एवरेज वैल्यू ये आ गई, ये पीक वैल्यू बाय 2। ठीक है, ये पीक वैल्यू बाय 2 आ गई। अभी ये तो को एनर्जी डेंसिटी थी ना, अब मैं को एनर्जी निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं, को एनर्जी। डेंसिटी होती है बेटा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, करेक्ट। डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
अब मुझे ना यहाँ एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो मैंने इसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया 2πRL इंटू जी। सर ये कैसी वॉल्यूम, देखो क्या होता है, ये जो रोटर है ना ये आपका सिलेंडर होता है, जस्ट अ मिनट, ये जो रोटर है मेरे बच्चों आपके पास, दिस इज लाइक अ सिलेंडर, देखो ये जैसे सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर का फ्रंट आपको दिख रहा है, ऐसा है रोटर। तो मैंने बोला रोटर का कर्व्ड सरफेस एरिया ले लो, क्या बोला, रोटर का कर्व्ड सरफेस एरिया ले लो मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल थिकनेस, ये जो एयर गैप है मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल थिकनेस, एरिया इनटू थिकनेस विल गिव मी द वॉल्यूम। वॉल्यूम किस चीज का, वॉल्यूम मेरे बच्चों इस रीजन का, ये जो बीच की स्पेस है ना, या तो आप ऐसे निकालते हैं आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, बट जब ये जो गैप होता है बहुत छोटा होता है, या थिकनेस कह लो बहुत छोटी होती है, तो अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम आ जाती है एरिया इंटू थिकनेस। समझ रहे हो, जब दो रीजन के बीच का वॉल्यूम निकालते हैं ना, तो जनरल तरीका होता है आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, लेकिन अगर ये थिकनेस आपने बहुत छोटी एज्यूम करके रखी है, थिकनेस छोटी होने के कारण इट विल बी एरिया इंटू थिकनेस, इसीलिए 2πRL हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, दैट इज जी। तो ऐसा हमने लिखा भाई, ठीक है भाई। अब ये एवरेज को एनर्जी आ गई, अब आप इसको क्या करेंगे, 2π से तो ये कट जाएगा, म्यू नॉट पाई RL बाय 2g², जी तो एक कट गया ना, हाँ एक जी कट गया, FR स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, FS स्क्वायर प्लस FR स्क्वायर, सॉरी स्मॉल r, देखो बस आ गया अपना टॉर्क 2FS/FR साइन लैम्डा। अब कल आपने क्या बोला था बेटा, टॉर्क निकालना होता है तो एनर्जी को या को एनर्जी को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल, फोर्स निकालना होता है तो विद रिस्पेक्ट टू योर डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू योर डिस्टेंस, ठीक है। एयर गैप का थिकनेस विजय भाई, रोटर का थिकनेस नहीं, रोटर का जो रेडियस है वो एयर गैप की थिकनेस से बहुत ज्यादा है। अब आपको क्या पता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अगर आपको चाहिए तो DWFLD डैश, एंगल कितना है लैम्डा, तो लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ओहो मेरे दिमाग में साइन ही क्यों चल रहा है, हाँ कॉस लैम्डा, ठीक है। आप लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो मेरे बच्चों, तो ये FS का डेरिवेटिव 0, FR का डेरिवेटिव 0, बस इसका डेरिवेटिव आएगा, कितना आएगा, कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन माइनस का, देखो 2 से 2 कट गया, सर ये जो माइनस साइन आ रहा है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, बताते हैं। माइनस साइन यहां पे ये बता रहा है बेटा कि टॉर्क ऐसे लग रहा है जो लैम्डा को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। लेंथ माने बेटा ये लेंथ, सिलेंडर की जो एक्सियल लेंथ होती है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जानते होगे ना अश्विनी, कर्व सरफेस एरिया नहीं जानते सिलेंडर का, 2πRH होता है, H को हम यहाँ पे L बोल देते हैं, दैट इज द एक्सियल लेंथ ऑफ द सिलेंडर। अब ऐसा मत करो भाई कि मैं तुम्हें सिलेंडर कोन ये सारी चीजें ही पढ़ाने बैठूं। हाँ जी, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन का ये मतलब है कि टॉर्क इस तरह से एक्ट कर रहा है that it is trying to reduce the value of the lambda. Negative sign indicates that torque acts in a direction that tend to रिड्यूस लैम्डा। अगर लैम्डा रिड्यूस करना चाह रहे हो बेटा, बेसिकली आप स्टेटर और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल रिड्यूस करना चाह रहे हो। स्टेटर और रोटर के बीच की मैग्नेटिक फील्ड का एंगल अगर आप रिड्यूस करना चाह रहे हो तो बेसिकली आप ये चाहते हो कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में अलाइन हो जाएं। आप बेसिकली क्या चाह रहे हो कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में अलाइन हो जाएं।
तो आप यहां पे क्या कह रहे हो, टॉर्क ट्राइज टू अलाइन स्टेटर एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड। या पता है, इसको हम जनरल शब्दों में ऐसे भी बोल देते हैं कि रोटर के जो पोल्स हैं दे आर ट्राइंग टू कैच द स्टेटर पोल। स्टेटर पोल के करीब आने की कोशिश करते हैं, उसके पैरेलली अलाइन होने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए टॉर्क बनता है। रोटर पोल टेंड टू कैच स्टेटर पोल एंड हेंस प्रोड्यूस द टॉर्क। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है बेटा। ये फॉर्मूला आगे तक जाएगा, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको जो है ना ये चीज ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का फॉर्मूला होता है -μ0πRL बाय जी FS FR साइन लैम्डा। इसी के देखो और फॉर्मूले हो सकते हैं। FR साइन लैम्डा को आप चाहो तो कैपिटल FR वाली टर्म से रिप्लेस कर सकते हो, कैपिटल FR साइन डेल्टा S। अभी मैंने शुरू में ही लिखे थे ना, ये जो वेक्टर का प्रोजेक्शन बताया था, वेक्टर का कंपोनेंट। नहीं तो अगर ये साइन लैम्डा FS के साथ ले लो तो आप ये भी लिख सकते हो FR स्मॉल FR साइन डेल्टा R। अब देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं, आपको क्या करना है, आपको यहां पे तीन में से कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड चूज करनी है, तीन में से कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड चूज करनी है आपको बेटा, और उन दोनों के बीच का एंगल आपको लेना है। अगर आप FS और स्मॉल FR लेते हो तो साइन लैम्डा लोगे, FS और कैपिटल FR लेते हो साइन डेल्टा S लोगे, कैपिटल FR और स्मॉल FR लेते हो तो साइन डेल्टा R लोगे। तो जो भी दो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से आप टॉर्क निकालोगे, आप उन्हीं के बीच का एंगल लोगे, उसका साइन लोगे इन द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। ठीक है, इन द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। ये बात क्लियर हो गई भाई? ये बात क्लियर हो गई? फटाफट बताइए जरा। यहां पे ना एक हमने गड़बड़ी की है, यहां पे एक टर्म और आती, डी लैम्डा एम आता, और डी लैम्डा एम जो होता है ना दैट विल बी 2/p डी लैम्डा। पी क्या है? नंबर ऑफ पोल है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल आज ही के लेक्चर में आगे बताऊंगा। मुझे वही लग रहा था कि एक टर्म हम लोग मिस कर गए हैं। डिफरेंशिएशन जो होता है ना मैकेनिकल एंगल के रेस्पेक्ट में होता है, और लैम्डा जो है आपका इलेक्ट्रिकल एंगल है। लैम्डा क्या है? आपका इलेक्ट्रिकल एंगल है, इसीलिए पहले मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल मिलाया, फिर हमने डिफरेंशिएट किया है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या डाउट है? आपको इतना पार्ट अपने शॉर्ट नोट्स में डालना है, ये वाला पार्ट। देखो, को एनर्जी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। को एनर्जी इज ऑल्सो अ वे ऑफ कंप्यूटिंग द टॉर्क। फिजिकल सिग्निफिकेंस सिर्फ और सिर्फ होता है स्टोर्ड एनर्जी का, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपकी स्टोर होती है। ठीक है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपकी स्टोर होती है, बस उसी का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। को एनर्जी टॉर्क निकालने का एक जरिया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और बताओ। अब देखो यहां पे मैं आपको एक चीज और बोलता हूं कि इफ लैम्डा वेरीज विद टाइम, अगर लैम्डा जो है कांस्टेंट नहीं है, कैसे सर? ड्यू टू रिलेटिव मोशन, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन स्टेटर एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड, रिलेटिव मोशन बिटवीन स्टेटर एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड। दोनों मैग्नेटिक फील्ड में आपस में अगर कोई रिलेटिव मोशन है तो लैम्डा टाइम के साथ वेरी करेगा। अगर लैम्डा टाइम के साथ वेरी करता है, एज एन एग्जाम्पल लैम्डा अगर ऐसा आ गया कुछ ओमेगा टी प्लस थीटा,
तो यहां पे क्या हो जाएगा कि साइन ओमेगा टी साइन लैम्डा जो बनेगा दैट विल बी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। और ऐसे केस में एवरेज वैल्यू ऑफ टॉर्क जो आएगा दैट विल बी 0। साइन का एवरेज वैल्यू 0 होता है, देयरफॉर नो नेट टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। तो आप बात को समझेंगे, अगर दोनों फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन है, ठीक है, माने एक फील्ड दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है, तब बेटा वहां पे कोई टॉर्क पैदा नहीं होता। तो हम कह देते हैं फॉर टॉर्क प्रोडक्शन, अगर आप चाहते हो टॉर्क प्रोड्यूस हो, बोथ मैग्नेटिक फील्ड must be stationary with respect to each other। दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में स्टेशनरी होना जरूरी है। क्या होता है ना, आगे सिंक्रोनस इंडक्शन में देखोगे मैग्नेटिक फील्ड घूमती है, तो हम कहते हैं भाई घूमो कोई दिक्कत नहीं है, बट साथ में घूमो, अलग अलग घूमोगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो जब भी सिंक्रोनस इंडक्शन की बात आती है तो हम ये कहते हैं दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है साथ में घूमेंगे तभी बात बनेगी, ठीक है, ताकि लैम्डा कांस्टेंट रहे। बहुत बढ़िया। तो टॉर्क प्रोडक्शन की ये कंडीशन बन जाती है, टॉर्क प्रोडक्शन की आपकी ये कंडीशन बन जाती है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड का साथ में चलना जरूरी है।